घबराना नहीं है, क्योंकि टेस्ट में हो सकता है आपके 60 आएँ लेकिन आप रियल में जाओ तो 100 कर जाओ। 2021 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, 88 क्वेश्चन नेट थे और 4-5 क्वेश्चन डाइसी के चक्कर में रिजल्ट में नहीं हुआ। थक रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिन-दिन 2-2 टेस्ट लिख दे रहे हैं। जीएस 5 तो ठीक गया, जीएस 6 का जब आया मुझे उसमें 3-4 क्वेश्चन ही आ रहे थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज अभी हमारे साथ यूपी पीसीएस 2023 में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्टेड नारायण दत्त मिश्रा सर है, जिनका 9th रैंक के साथ डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ यूपी पीसीएस 2023 में। तो अभी सर से इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। साथ साथ आप लोग के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स और हमारी तरफ से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद विवांशु जी, आपको भी और मेरे सारे दोस्तों को भी। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई आपकी रही है सर? मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है 2011 में। उसके बाद से मैं आईटी में काम कर रहा हूँ लगभग 11 साल से, और पीसीएस में तीसरा अटेम्प्ट है मेरा। पीसीएस में तीसरा अटेम्प्ट, तो मतलब इसके पहले जो 2 अटेम्प्ट हुए थे उसमें क्या चीज़ें हुई थी? उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, प्रीलिम्स का एक मेरा इश्यू रहता था, तो इस बार मेरा प्रीलिम्स हुआ और पहला ही मेंस था और पहला इंटरव्यू। और इसके बाद हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि आप जॉब भी कर रहे थे, तो मतलब अभी भी कंटिन्यू आप जॉब कर रहे हैं या फिर मतलब आपने जॉब से रिजाइन करके तब तैयारी कंटिन्यू की थी? नहीं, मैं जॉब से रिज़ाइन नहीं किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। हालांकि आज विवांशु जी के लिए मैंने छुट्टी लिया है, लेकिन कंटिन्यू जॉब चल रही है, जॉब के साथ ही पूरी प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, जो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हो जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी, चाहे प्राइवेट जॉब, कहीं गवर्नमेंट जॉब, छोटी पोस्ट पे हैं, तो उन लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि मतलब जॉब हम कर रहे हैं तो जॉब के साथ, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी होती है पीसीएस, काफ़ी मतलब टाइम भी इसमें लगता है तैयारी करने में, तो जॉब के साथ कैसे अपनी तैयारी को मैनेज करें हम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव तैयारी है, जैसा कि विवांशु बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत पर्सनल डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो जॉब क्विट कर दीजिए, अगर कंडीशन अलाउ करती है तो। मेरे केस में ये था कि विवांशु मैं छोड़ नहीं सकता था, थोड़ा फाइनेंशियल इशू था, मैं ही सबसे बड़ा हूँ घर में। तो मेरा ये क्लियर था कि मुझे अगर करना है तो जॉब के साथ ही करना है। लेकिन अगर आपका केस अलग है, अगर आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है, आप कर सकते हैं, तो छोड़ के कीजिए ज़रूर, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग चीज़ है। हो सकता है कि जॉब के साथ आप जस्टिस ना कर पाएँ, तो छोड़ना अगर सही है तो आप छोड़ सकते हैं। तो हम जॉब के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, जैसे आपके जॉब का टाइमिंग क्या था और उसके अलावा जॉब के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई के लिए कितना टाइम निकाल पाते थे? मैं सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट लीड के पद पे तैनात हूँ। मैंने कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और अभी एक स्वीडन बेस्ड कंपनी में हूँ। जॉब का टाइमिंग लगभग 9:30 से 7 बजे तक होता था। और आईटी की कैसी जॉब है कि हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेच हो ही जाता था, कभी 8 बजे, 10 बजे, कुछ भी। तो रोज़ का कोई शेड्यूल मैं बनाता ज़रूर था, लेकिन 3 से 4 घंटे ही दे पाता था मैं। सुबह में 2 घंटे दे दिया, 3 घंटे शाम को दे दिया, क्योंकि मैं मैरिड भी हूँ, मेरी फैमिली भी है, तो उधर भी थोड़ा कमिटमेंट रहता था। तो ऐसे मैनेज करता था टाइम में, स्मार्ट तरीके से यूज़ करता था। जॉब जो आपकी थी वो मतलब वर्क फ्रॉम होम थी या फिर मतलब आप कहीं बाहर जाके मतलब जॉब करते थे? हाँ, ये बेहद अहम क्वेश्चन है। मुझे लगता है मेरी लाइफ से वर्क फ्रॉम होम निकाल दिया जाए तो मैं शायद नहीं होता। तो मैं 2021 से वर्क फ्रॉम होम हूँ। मैंने जानबूझ के लिया है। मैं यूके में, लंदन में था, वापस कोरोना में आया तो मैंने वर्क फ्रॉम होम ही लिया हुआ है। तो इससे ये अच्छा रहता है कि अगर कोई मीटिंग है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत नहीं है, तो बगल में स्पेक्ट्रम खुली हुई है। हालांकि एथिकली रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ऐसे मैं यूटिलाइज़ करता था। 15 मिनट मिल गया, कुछ रिवाइज़ कर लिया, थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा चुरा के ऐसे करता था। लेकिन वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू है पिछले 3 साल से। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे लोग का मतलब ड्रीम होता है कि मतलब एक अच्छी नौकरी मिल जाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मतलब सेटलमेंट हो जाए, कहीं ना कहीं अच्छा पैकेज वाला जॉब हो, चाहे दोनों में से किसी का भी हो सकता है, प्राइवेट सरकारी कुछ भी हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं लंदन में थे, आप सेटल थे, मतलब काफ़ी अच्छा पैकेज भी रहा होगा। तो आप मतलब इतनी अच्छी जगह छोड़ के फिर आप यहाँ अपने मतलब होम टाउन के पास आ गए, फिर यहाँ से आपने तैयारी भी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तैयारी शायद जहाँ उतना पैकेज आपका वहाँ बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे उतना मतलब सैलरी भी आपकी नहीं होती, फिर भी आपने ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ मतलब मुझे लग रहा है कि विवांशु जी की बात हरेश गौतम जी से हुई है, जो मेरे इंटरव्यू के चेयरमैन थे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। ये बात बिल्कुल सही है। लगभग एक 1/3 से कम यहाँ पैकेज रहेगा। लेकिन ये मेरे माइंड में विवांशु जी बहुत पहले से था, कॉलेज के टाइम से ही। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं किया नहीं। हालांकि यूपी 80 का अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। तो जो मैं वापस लौट के आया तो मेरा क्लियर था कि अब मुझे आईटी से हटना है। लेकिन ये क्लियर था कि छोड़ नहीं सकता जॉब जब तक कि मेरे पास जॉब ना हो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि मेरे मन में आइडिया था, लेकिन क्योंकि मेरा थोड़ा केस डिफरेंट है, मैं ऐसे जॉब तैयारी कर नहीं सकता था, तो मैं जॉब के साथ ही किया। प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। यूपीएससी हिंदी के गौरव सर ने मेरी प्रीलिम्स में हेल्प की, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया बहुत अच्छे तरीके से। ही इज़ ए सर्जन, हु इज़ एन इंजीनियर। थोड़ा पैराडॉक्स है, लेकिन ये सच है। तो मेरा प्रीलिम्स वहाँ से उन्होंने हेल्प किया, क्लियर हुआ। तो उस क्रम में ये पहला मेंस था, लेकिन जॉब के साथ ही करना था मुझे, ये क्लियर था। और आइडिया मेरे मन में इस चीज़ का कॉलेज से ही था। अच्छा, मतलब मीडियम की बात करें तो किस मीडियम से आपकी ये पूरी जर्नी रही है?
पूरा थ्रू आउट मेरा इंग्लिश मीडियम है, हालांकि इंटरव्यू बाइलिंगुअल हुआ था। पूरे इंटरव्यू लगभग 30 से 30 मिनट का हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए थे, मैम थी, उसका आंसर मैंने इंग्लिश में दिया था। बाकी सारा इंटरव्यू हिंदी में हुआ था, पूरा मेंस मैंने इंग्लिश में लिखा है और पूरी तैयारी मैंने रिसोर्सेज वगैरह इंग्लिश में यूज़ की। अच्छा, बात करें जैसे कि एक तो होता है मतलब तैयारी के बारे में कि हमें इतनी बड़ी तैयारी करना चाहिए, यूपीएससी के बारे में सोचते या फिर पीसीएस के बारे में कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में पहले से रहता है कि चीज़ें करनी है, लेकिन आपने इसको इम्प्लीमेंट कब से चालू किया कि मतलब आपने प्रॉपर तरीके से उसके बारे में खोजना शुरू किया, पढ़ना चालू किया, उसका सिलेबस वगैरह देखना चालू किया? बहुत 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 बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं यूपीएससी का मैं 2 अटेम्प्ट ज़रूर दिया हूँ, लेकिन कभी भी नहीं पढ़ा। ये मुझे मलाल रहेगा, मेरी एज ख़त्म हो गई है उसमें पिछले साल ही, तो वो अटेम्प्ट तो ऐसे ही चला गया। इसके लिए मैं 2021 के अटेम्प्ट से बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। 2021 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, 88 क्वेश्चन नेट थे और 4-5 क्वेश्चन डाइसी के चक्कर में रिजल्ट में नहीं हुआ। ऐसे ही सेम 22 में हुआ, 84 क्वेश्चन बन रहे थे। 83 वाले में मैंने किया अच्छे से, तो ठीक ठाक हो गया। लेकिन आपकी क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं 21 से पीसीएस का प्रॉपर तैयारी कर रहा हूँ बढ़िया से। और बात करें तो जब आपने प्रॉपर तरीके से तैयारी स्टार्ट की थी तो मतलब खुद से ही सारी चीज़ें करते थे या फिर मतलब कहीं गाइडेंस लिया था या फिर कहीं ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी? कैसे मतलब तैयारी प्रॉपर तरीके से आपकी कंटिन्यू रही? तो जब मैंने 21 में स्टार्ट किया था, तो उस समय मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था कोचिंग वोचिंग करने का, तो मैंने खुद से ही स्टार्ट किया। 21 में अच्छे से किया, 21 में नहीं हुआ, तो उस समय मैं यूपीएससी हिंदी के टच में आया और फिर सर के टच में रहा। फिर मैंने 22 में भी किया, नहीं हुआ। फिर अच्छे तरीके से मैंने मेंटरशिप लिया। तो कोचिंग के नाम पे केवल और केवल यूपीएससी हिंदी से कनेक्टेड हूँ मैं, मेंटरशिप में, उनके टेस्ट सीरीज़ में, सृजन में, ध्रुव में। बाकी और कोई मैंने कोचिंग नहीं की। हाँ, यूट्यूब पे अच्छे क्लासेस मिल गए, जैसे अपडेट्स के लिए आप लोग का चैनल हो गया, और अगर सोर्सेज के लिए, करंट के लिए कोई यूट्यूब चैनल हो गया, बस। बाकी ऐसी कोई कोचिंग नहीं कि मैं जाके करूँ। हाँ, टेस्ट सीरीज जरूर जो मार्केट में मिल जाती हैं फोटो कॉपी, उसको ले आके करता था। अच्छा, अगर यही यूट्यूब की बात करें तो मतलब आज के टाइम पे क्या है कि मतलब चीज़ें यूट्यूब पे अच्छी भी मिल जाती हैं, मतलब बहुत चीज़ें और भी चलती रहती हैं, चाहे यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, तो ये किस तरीके से मतलब हमारी जर्नी में हेल्प करता है और किस तरीके से हमें डिस्ट्रैक्ट करता है ये चीज़ें? बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो ओपिनियन बिल्डिंग पे काम करती हैं। जो कंटेंट आप देखेंगे वही आपको हाँ, रिकमेंडेशन आएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप इसमें हैं तो इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसी तरीके का कंटेंट कंज्यूम करें, तो रिकमेंडेशन भी वैसे आएंगे। आपको ही फिल्टर आउट करना है। थोड़ा बहुत चलता है, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, लेकिन ये जुडिशली डिसाइड करना होगा कि आपको क्या देखना है, आप किस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं। टेलीग्राम का बहुत अच्छा यूज़ कीजिए, यूट्यूब हो गया, जैसे आपने इंस्टाग्राम का किया, अच्छे अच्छे चैनल को फॉलो कीजिए, अच्छे लोगों को कीजिए, अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आप अलग तरीके का कंटेंट देखेंगे जो कि रेलेवेंट नहीं है, तो उसी तरीके का आएगा और वो आपके ओपिनियन को शेप करता जाएगा, तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा ज़रूर। लेकिन कैसे यूज़ करना है कंस्ट्रक्टिव, वो आप पे है। अगर आप अच्छा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। अच्छा, सबसे पहला फेज जो होता है वो प्रीलिम्स का होता है, तो 2 बार आपने प्रीलिम्स दिया था, कुछ नंबरों से मतलब आपका नहीं हो पा रहा था, मतलब वो तो गलतियां आप ही जानते होंगे क्या गलतियां हो रही थी। उसके बाद आपने अपनी गलतियों को कैसे आइडेंटिफाई किया, उसके बाद कैसे क्या इम्प्रूवमेंट किया कि मतलब इस बार आपका प्रीलिम्स भी हुआ और फाइनल सिलेक्शन भी आपका हो गया? बहुत अच्छा, इस पे बहुत डिस्कशन हुआ है गौरव सर से। हुआ क्या कि मैं अ, सारे वो पैरामीटर्स चेक करता था जो कि प्रीलिम्स में हो जाना चाहिए। मेरे टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आते थे। कुछ ऐसा होता था कि मेरे 90 का सिंड्रोम था, मेरे 90 क्वेश्चन नेट क्रॉस नहीं होते थे। 88 हो गया था 21 में, 84 या 83 था 22 में। तो इस पे मेरी गौरव सर से बात हुई, तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे चेकलिस्ट की, ये करते हैं आप, ये करते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर यस था। तो वो बोल रहे हैं कि यार अब तो अब बजरंग बली की शरण में जाओ, वही पार कराएंगे। फिर अचानक से कुछ हुआ, मुझे पूछते हैं कि आप क्या बोलते हैं कि टेस्ट के जस्ट पहले क्या करते हैं, 2 हफ्ते पहले। तो मैंने बोला सर मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेता हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं, आप मैक्सिमम छुट्टी कितनी ले सकते हैं। मैंने बोला 2 हफ्ते, बोले वो लीजिए। तो आई थिंक वो बहुत काम किया मेरे केस में। उनका एक्सपीरियंस था कि उनको लगा कि ये पैनिक के चक्कर में 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैंने इस बार क्या किया कि 2 हफ्ते की छुट्टी ली और वो मेरे लिए काम किया। जो 3-4 क्वेश्चन करंट के गलत होते थे वो सही हुए और ठीक गया। मतलब मैं मार्जिन पे रहता था, वो जाके 95 लगभग हो गया था, तो मेरा इस बार इजीली क्रॉस हो गया। ये सबके केस में अलग होगा। सबका हो सकता है कि कंटेंट लेवल प्रॉब्लम हो, आपको ज्योग्राफी में प्रॉब्लम हो। मेरा वो दिक्कत नहीं था, मेरा कंटेंट अच्छा था। मेरे ये लास्ट में मैं छुट्टी कम लेता था, जॉब में था, तो वो 1 हफ्ते का पैनिक बन जाता था, रिवाइज नहीं हो पाता, तो उसके चक्कर में 3-4 क्वेश्चन सही हो रहे, गलत हो जाते थे। वो चीज़ मैंने इस बार सॉर्ट आउट की, गौरव सर ने मेंटर किया, तो वो सही हो गया। मेरे केस में ये था। अच्छा, कुछ लोग का होता है कि जैसे टेस्ट सीरीज आपने बताया कि मतलब आपने टेस्ट सीरीज का काफ़ी मतलब अच्छे से यूज किया है, लेकिन बहुत सारे
लोग का क्या होता है कि टेस्ट सीरीज जब देखते हैं, मान लीजिए लगाए, नंबर कम आया, तो वो क्या सोचते हैं कि मतलब चलो यहाँ पे नंबर कम आ रहा है, टेस्ट सीरीज छोड़ देते हैं, सीधे डायरेक्ट एग्जाम में देंगे, हो सकता है वहाँ चीज़ें अच्छी हो जाए। तो टेस्ट सीरीज हमको किस प्रकार से मतलब यूज करनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए इसको? ये आप बहुत सही में रिलेवेंट चीज़ें पूछ रहे हैं, ये सबके साथ होता है। मतलब 100% अगर कैंडिडेट है तो 99 के साथ होगा ही, बहुत एक्सेप्शनल होंगे जिनका बहुत अच्छा आता होगा, मेरे साथ भी होता था। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज़ का प्राइम पर्पज़ ही वही है कि आपको गलती पता चले, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि टेस्ट में हो सकता है आपके 60 आएँ लेकिन आप रियल में जाओ तो 100 कर जाओ। टेस्ट का होल पर्पज़ है कि आप गलती करें, सीखें। होगा क्या कि जो आप 10-15 टेस्ट लगा लेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपका इम्प्रूव होने लगेगा। तो उससे घबराना नहीं है, लगाना है। 20 भी आ रहा है तो लगाना है। पहले में देंगे हो सकता है 10 ही आए, लेकिन जो ना आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको A4 पे नोट कीजिए, पेपर पे उसका अच्छे से नोट्स बनाइए। नेक्स्ट दिन जाने से पहले सारे को रिवाइज़ करके जाइए, आपको रिजल्ट दिखेगा। तो जैसे कि बात करें, जैसे आपने बताया 10 नंबर की बात करें कि अगर कोई टेस्ट लगा रहा है, मान लीजिए नंबर बहुत कम आ गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि सोचते हैं कि टेस्ट लगाने से अच्छा पहले जो हमने नोट्स बनाया या फिर जो इसके लिए रिलेवेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लिया जाए, मतलब टेस्ट छोड़ के। बिल्कुल सही, ऐसा होता है सबके साथ। विवांशु जी बहुत सही बात कर रहे हैं। लोगों को लगता है यार मैं जब नंबर ही कम आना है पहले मैं सारा पढ़ लूँ फिर करूँ। लेकिन आपको समझना होगा सब लोग को कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आप कभी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस। लेकिन एक लॉजिकल मध्यम मार्ग तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि आपको मान लीजिए हिस्ट्री का टेस्ट देना है, जो आपके पास बेसिक मटेरियल है हिस्ट्री के उसको आप पढ़ लीजिए, टेस्ट देने जाइए, टेस्ट नहीं छोड़ना है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर, जो गलती आ रही है उसको नोट कीजिए, सेम चीज़ बाकी के लिए रिपीट कीजिए। आप ये कभी मत सोचिए कि यार मैं सारा कर लूँगा, ये नेवर एंडिंग लूप है। अगर आप इसमें पड़ गए ना तो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। टेस्ट को टेस्ट की तरह लीजिए और उससे सीखिए, और इवेंचुअली अंत में सब सही होगा। अच्छा, टेस्ट में मतलब 2-3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो मतलब मार्केट में सारी कोचिंग्स के टेस्ट आते हैं, वो हम ले आके अपने रूम पे करें, और दूसरा हो गया कि मतलब कोई ऑफलाइन संस्था है वहाँ पे जाकर हम टेस्ट दें, और तीसरा ये हो गया कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन टेस्ट भी करवाते हैं तो वो करें। तो उसमें से मतलब कहाँ, मतलब किस प्रकार से हमें टेस्ट देना चाहिए? मेरा मानना ये है कि कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, आपके फिनेंशियल सिचुएशन या टाइम के हिसाब से देख लीजिए। मैंने यूपीएससी हिंदी की थी, और मार्केट में जो अच्छे मिल रहे हैं, जैसे ध्येय का मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जीएस वर्ल्ड का है, दृष्टि का थोड़ा मुझे ज़्यादा टफ लगता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये सब कर लीजिए। ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन है, इट्स योर कॉल। मेरे केस में ये था कि मैं ऑनलाइन ही मोस्टली प्रेफर करता था ड्यू टू जॉब। और होता क्या है, बहुत सारी कोचिंग फ्री में करवाते हैं। जैसे यूपीएससी हिंदी का मॉक का मैं बहुत, ऑफलाइन मॉक उनका दिल के मेरे बहुत करीब है। पहला ऑफलाइन मॉक था तो उसमें मेरा रैंक 1 था, उसी से मेरा सर से कांटेक्ट बहुत बड़ा था। तो ऐसे बहुत यूपीएससी हिंदी टाइम टाइम पे कराता रहता है, उसको करते रहिए, यूटिलाइज करते रहिए, बाकी घर पे ले आके करते रहिए प्रिंट आउट। और टेस्ट में जैसे मान लीजिए टेस्ट लगा लिया हमने, उसके बाद का क्या प्रोसेस होना चाहिए टेस्ट लगाने के बाद? क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए टेस्ट लगाना जरूरी, लेकिन उसके बाद वाला प्रोसेस क्या होता है वो थोड़ा मतलब हमारे एकदम 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 बहुत बढ़िया। टेस्ट लगाना इम्पॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेस्ट को आप कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, इवेलुएट कैसे कर रहे हैं। तो मैं कैसे करता था, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर सही लगे तो कर सकते हैं लोग। मैं क्या करता था कि टेस्ट किया, और मैं नॉर्मली 2 घंटे का टेस्ट होता है, लेकिन मैं घर पे उसको 1.5 घंटे में ही करता था, उससे कम में ही करता था। अपने माइंड को जानबूझ के अपने प्रेशर में डालता था, क्योंकि उतने कम टाइम में सोच पाए, मैं कंडीशन करता था माइंड को। 1.5 घंटे में टेस्ट किया, आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर लेके बैठता था, 2-3 घंटे का टाइम देता था। एक क्वेश्चन को ही उठाया, उसका सही आंसर नहीं, उसके चारों क्वेश्चन को ऑप्शंस को देखता था, क्यों है कुछ, देयर इज रीज़न कि कोई चीज़ ऑप्शन में क्यों है। जो भी रिलेवेंट पॉइंट लगते थे उनका मैं नोट्स बना लेता था, और उसको क्वेश्चन वाइज किया कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये है। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है, लोग क्या करते हैं विवांशु जी, मैंने देखा है, मेरे दोस्त भी कुछ हैं, कि एक कोई फुल लेंथ टेस्ट लगाए तो उनके पास A4 बुकलेट 3-4 अलग है, एक में हिस्ट्री के फैक्ट लिखे हुए हैं, एक में ज्योग्राफी के। रियल एग्जाम में ऐसा अब नहीं आता है, मिक्स आ रहे हैं। तो आप जब टेस्ट सीरीज के आप नोट्स बनाएंगे तो आप भी मिक्स ही बनाइए, क्वेश्चन वाइज बनाइए। उससे क्या होगा कि आपका माइंड रियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगा, कि वहाँ पे पहला क्वेश्चन पॉलिटी का मिल रहा है, दूसरा ज्योग्राफी का मिल रहा है, वैसे ही आपने पढ़ा है, तो वैसे तैयार कीजिए, अलग अलग मत बनाइए, वैसे ही रिवाइज कीजिए। तो ये तरीका सही है। और पूरा एफिशिएंसी देखते, एक चार्ट बना लीजिए कि मैंने इसमें इतना अटेम्प्ट किया था, मॉनिटर कीजिए अपने प्रोग्रेस को, कि मैं इसमें से पॉजिटिव जा रहा हूँ कि नहीं। कोई ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है, यार मैं पिछले में 80 था इसमें 60 हो गया, इसका मतलब कि वो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। गो बैक टू द टेस्ट एंड पूरा पूरा नोट कीजिए। तो इसको ये गौरव सर से ही मैंने सीखा था, गौरव सर ने बोला था पूरा मॉनिटर कीजिए, देखिए कैसे आपका ग्राफ जा रहा है। और एक बार क्या होता है, एक साइकी हमारी चलती है, जैसे ही अच्छा नंबर आने लगता है, हम 85-90 पहुँचते हैं, अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड नोटिंग डाउन, ये 3 फेजेस हैं, इसमें कीजिए, बढ़िया हो जाएगा काम।
और बाकी प्रीलिम्स के लेवल पर अगर बात करें तो क्या सोर्स रखना चाहिए प्रीलिम्स, खासकर प्रीलिम्स के एग्जाम के? और अगर बात करें प्रीलिम्स का, जैसे एग्जाम मान लीजिए फरवरी में पड़ा है या फिर मार्च में पड़ा है, तो एग्जाम से कितना टाइम पहले हमें मतलब, क्योंकि पहले से मेंस की तैयारी चलती रही साथ में, कितना मतलब प्रीलिम्स पे कब कितना महीने पहले फोकस कर लेना चाहिए? काफ़ी फिर अहम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। सब पे अलग अलग लोगों पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है आप मेरी तरह हैं कि प्रीलिम्स रुकता है तो थोड़ा डिसेंट टाइम लीजिए। मैं क्या करता था, 2.5 से 3 महीना पहले करता था। टेस्ट मैं पहले लगाना स्टार्ट कर देता था, मेंस के साथ ही प्रीलिम्स का टेस्ट। मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल मार्च में है तो मैं सितंबर अक्टूबर से ही प्रीलिम्स का टेस्ट लगा रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं मेंस का आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, मेंस की किताबें पढ़ रहा हूँ। जब मैं यहाँ जनवरी में पहुँचूंगा तब मैं प्रीलिम्स मोड में आ जाऊँगा। पूरा प्रीलिम्स मोड में आने का मतलब क्या होता है, बहुत चलता है मार्केट में, घटना चक्र की पूर्वावलोकन। कितना भी मार्केट में आज भी बात फैल जाए रिलेवेंट हो गई, मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कुछ नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपकी पूर्वावलोकन आपके फिंगर पे है, करंट अफेयर्स बहुत अच्छा से आपने PYQ केवल यही 3 बहुत अच्छा से किया है, आपका कोर है उसको हल्का हल्का पढ़ लिया है, आपके 70-75 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको 90-95 लाना है। इस बार पोस्टें आ जाएंगे तो शायद नीचे ही जाए। तो ये तरीका है टाइम का। 3.5 महीना हो गया, कंटेंट पे ये है प्रीलिम्स का। कोर आपका तैयार होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप कोर चीज़ें हिस्ट्री ज्योग्राफी वो कर रहे होंगे। जो डायनेमिक चीज़ें हैं उसमें आपका करंट अफेयर्स आता है, जो 15 दिन पहले दृष्टि आती है वो। कोई एक मैगजीन रेगुलर फॉलो कीजिए, कोई भी जो आपको सही लगे। मैं घटना चक्र की मंथली इंग्लिश करता था। कोई एक वीडियो सोर्स, आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी, इंग्लिश है तो हिंदी, एक वीडियो सोर्स, एक मैगजीन, और 15 दिन पहले उसके लिए करंट, बाकी टेस्ट सीरीज और पूर्वालोकन और PYQ। अच्छा, बात करें इस एग्ज़ाम के लिए न्यूज़पेपर कितना इम्पोर्टेंट है? और दूसरी बात, जैसे कि जो करंट अफेयर बहुत सारे डेली यूट्यूब पर चलते रहते हैं, मतलब डेली क्लासेज आती हैं करंट अफेयर की, आधा या 1 घंटे की। और उसके बाद लास्ट में एग्ज़ाम से पहले भी बहुत सारे लोग मैराथन कराते हैं, मतलब 5-10 घंटे की पूरी, मतलब साल की करंट अफेयर होती है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों में मतलब क्या ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है? ठीक है, आप लोग करते हैं। मैं बैकवर्ड जाता हूँ आपके पॉइंट से। मैराथन मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो बहुत मेंटली प्रेशर देता है, मैंने कभी नहीं किया। आप करते हैं तो अच्छा है, मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि एग्ज़ाम 15 दिन में और आप पूरी पॉलिटी पढ़ जाएंगे। नहीं, मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। फिर आते हैं कि आपका क्वेश्चन ये था, आपका दूसरा पॉइंट क्या था? एक तो डेली जो क्लासेज चलते रहती है करंट हाँ, अफेयर मैं की। समझ गया, आप शायद डेली न्यूज़ एनालिसिस की बात हाँ कर रहे हाँ। हैं। वो मैंने किया था, सुमित तिवारी सर का ओनली IAS का चैनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कुछ मतलब रेगुलर तो नहीं हो पाता, मैं जॉब में था, लेकिन मैं करता था। मैं एक बहुत ही गीक था इन ये न्यूज़पेपर पढ़ने में, द हिंदू लवर। लेकिन जब से गौरव सर के कॉन्टेक्ट में आया तो गौरव सर का मानना है कि न्यूज़पेपर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, विच इज़ राइट। क्यों? अगर आप विजन की मंथली कर रहे हैं तो PCS में इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इफेक्ट कहाँ पे है मैं बता रहा हूँ। जब आप उसको पढ़ेंगे, हो सकता है आप बहुत अच्छा से मत कीजिए, आपका घटना चक्र से करंट हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ कीवर्ड हैं, उसको उठा के अपने मेंस की कॉपी में लिखते जाइए, पढ़ लीजिए बस। तो उससे आपका मेंस भी तैयार होता रहेगा, और जो प्री स्पेसिफिक UPPCS का करंट है वो आपका घटना चक्र मंथली से होता रहेगा। न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, PCS के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो इतना कोई वो नहीं है, मैराथन अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। डेली न्यूज़ एनालिसिस, मेरे हिसाब से आप खाना खा रहे हैं, आधे घंटे का होता है, 1.5 पे। किसी का भी जो अच्छा लगे, मेरे लिए सुमित सर का बहुत अच्छा था, लगा के देख लीजिए। उससे क्या रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इश्यूज फीड होते जाएंगे। मेरे साथ बहुत हुआ, इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा किया। तो करना चाहिए मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें, मैराथन अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद चलते हैं, जो दूसरा फेज होता है वो मेंस का होता है। तो मेंस के लिए अगर पेपर 1 से लेकर 4 तक की बात करें, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति रही थी और कैसे उसकी तैयारी आपकी रही थी? मैंने UPSC हिंदी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। सर लोग का 6 टेस्ट का सीरीज था, प्लस हिंदी प्लस ऐसे। और एक मैंने PYQ लगा लिए थे 2018 से लेके, हाँ, 22 तक। सिर्फ मेंस के लिए मैंने यही किया था। मैं जो अपने मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था, जॉब में था मैं, 3-4 घंटे मिलता था, और मैंने लास्ट में छुट्टी ली थी लगभग 45 दिन की, लेकिन वो भी टाइम बहुत पढ़ना पड़ता था तो कम था। मैं जो सोच पाता हूँ कि मेरे लिए क्या काम किया, मेरी थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है आंसर राइटिंग की, उस पर बात करेंगे। और ऐसे वगैरह मैं डिफरेंट तरीके से लिखता हूँ। मैंने एक जो अच्छी चीज़ की थी, मैंने FTL फुल लेंथ टेस्ट बहुत लिखे थे। मैं बहुत अच्छे से इवेलुएट कराता था, जो भी वो बोलते थे उनको अच्छे से नोट करता था, मतलब एकदम रूथलेस तरीके से। थक रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिन दिन 2-2 टेस्ट लिख दे रहे हैं। अगर फुल लेंथ लिखने का मन नहीं, कोई 7 क्वेश्चन उठा कर रैंडमली लिख दे रहे हैं और उनको नोट कर रहे हैं। उनका मेरे पास GS 1, 2, 3 पर के प्रॉपर बुकलेट हैं। जैसे GS 4 का एग्जांपल करूँ, कोई भी अच्छी कैची लाइन मुझे दिख गई, एक अच्छा भी याद आया, बताता हूँ, मेरा अनऑर्थोडॉक्स जो मैं बोल रहा हूँ कैसे ट्रेडिशनल से हट के है। एक क्वेश्चन आया था परसुएशन का, मुझे मालूम है 3800 लोग दिए हैं, 3799 लोग एग्जाम्पल यूज़ नहीं करेंगे। आया था, मैंने उसमें एग्जाम्पल लिखा है, बचपन से हम देखते हैं। मैंने उसमें परसुएशन एज ए टूल एक हेडिंग डाली, उसमें लिखा है कि मैसेज कैसे यूज़ हो सकता है परसुएशन में। तो उसमें मैंने ये सब लिखा था कि पढ़ी लिखी नारी घर की उजियारी, जो हम दीवारों पे बचपन में पढ़ते थे, या गंगा में पाप धोएं गंदगी नहीं, ये सब चीज़ें कोई नहीं लिखता। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का, ये कि अब PCS में इनोवेशन रिवॉर्ड होने लगा है।
अब आप रिजिड जो कंटेंट किताबों में है उसको छोड़ के अगर आपको कुछ लगता है यार ये तो कुछ अच्छी चीज़ है, नई चीज़ें। हाँ, उसको ज़रूर कीजिए। मेरे निबंध में भी देखा, मेरा ऐसे का कॉपी मैं विवांतु जी को दे दूँगा, आपके चैनल पे चला जाएगा। मैं बहुत ही डिफरेंट ऐसे लिखता था जो कि पीसीएस में मुझे बोला भी गया था, ऐसा मत लिखो यार, ये तो यूपीएससी लेवल का है, डम डाउन करो, यहाँ लोग बूढ़े लोग बैठेंगे, कॉपी में कम नंबर दे देंगे। मैंने कहा देंगे तो देंगे। मैं थोड़ा अपना स्टाइल में लिखता था, मुझे लगता है वो मेरा मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है रिवॉर्ड किया। लेकिन आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे किया, पीवाईक्यू और एक टेस्ट सीरीज किया, खूब सारे पेपर लगाए, जो पीडीएफ जो भी मिल गई, 5 क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिए, खूब सारा टेस्ट लगाया। टेस्ट ड्रिवन प्रिपरेशन मेरा अप्रोच रहा है। अच्छा, बात करें कि पेपर 5 और 6 जो कि न्यूली एड हुआ था, लेकिन आप पहले से तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने ऑप्शनल की तैयारी जो है पहले से कर रखी होगी। बिल्कुल। लेकिन फिर अचानक से मतलब चेंज हो जाता है कि वो आपका ऑप्शनल पेपर हट गया, उसकी जगह यूपी स्पेशल आ गया। तो आपने किस तरीके से चेंजेस किए अपने अंदर कि मतलब आप ऑप्शनल छोड़ो, अभी यूपी स्पेशल तैयारी करना? बिल्कुल, काफ़ी सही बात है। ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था, मैं बहुत अच्छा था सोशियोलॉजी में, लेकिन अचानक से हट गया, अच्छा ही हुआ सबके लिए। लेकिन मुझे ये बात पता था कि सबके लिए नया है, मैं अकेला तो हूँ नहीं, जो आएगा सबके लिए आएगा, जो कंटेंट मार्केट में सबके लिए, तो मैं क्या अलग करूँ। आपको बताता हूँ एग्ज़ाम के दिन की बात। मैंने कैसे कंटेंट तैयार किया, एक ग्रुप था सत्यम सर का, उसमें मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, लोगों को टॉपिक्स डिवाइड किए, 20-20 टॉपिक, सबसे बोला बनाओ, 5 दिन में हम लोग के पास नोट्स बन गए थे। वो एक था मेरा पीडीएफ। दूसरा फिजिक्स वाला की एक पीडीएफ आ गई थी, प्लस टेस्ट वर्ल्ड की एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आ गई थी। उसको लेके मैंने अपनी एक डायरी बनाई थी, टॉपिक वाइज उसमें अपने कुछ लिख लिए थे। मैं फिर रुका, मैंने सोचा कि यार सब तो वही लिखेंगे, मैं क्या करूँगा। फिर पेपर के दिन गया, जीएस 5 तो ठीक गया, जीएस 6 का जब आया, मुझे उसमें 3-4 क्वेश्चन ही आ रहे थे, सच एकदम लिटरल 3-4 क्वेश्चन ही सही से आ रहे थे। फिर मैंने बोला कि अभी ये ऑटो पायलट मोड ऑन करो, इसमें जितना इनोवेशन हो पाता है, हर क्वेश्चन में ज़बरदस्ती कहीं भी मैप लग रहा है, मैप घुसा रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, कुछ भी केस स्टडी टाइप। मैंने हाँ एक नया इनोवेशन किया था, जैसे कि क्वेश्चन कर रहा हूँ, मान लीजिए एमएसएमई का क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ, अगर उसमें कोई डायग्राम चार्ट है उसको बनाया, तो मैं एक चीज़ और करता था कि मैं बीच में जाके एक बॉक्स बनाया, उसमें लिखा स्नैपशॉट ऑफ द इशू, एमएसएमई हेडिंग डाला, फ्लैश स्नैपशॉट, एमएसएमई इतना जीडीपी में करता है, 3-4 लाइन बस, वो जिससे कि हाईलाइटर दिख जाए बस। वो मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उससे सीखा था, उसमें ये लोग बीच में बॉक्सेस में डालते हैं, तो मुझे लगा गवर्नमेंट जब ऐसा ही कर रही है तो गवर्नमेंट को ये अच्छा लगेगा। तो थोड़ा-थोड़ा जो आपको लगता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ याद आ रहा है हिमांशु जी, मैं बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन आया था बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया, मैंने पूरा बायोटेक का हम लोग विज़न से मैंने पढ़ा था वो सब लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने बीच में क्या किया, मैंने एक बायोटेक्नोलॉजी का जो चक्र होता है कि कैसे बायोम जो है हमारा कैसे एनर्जी में बदलता है, मैंने सूरज बना दिया। सूरज की रोशनी पड़ते हुए कचड़े दिखा दिया, कितना डिकम्पोज हो रहा है, वो जा रहा है फैक्ट्री में। मैंने बिल्डिंग लिटरली मैंने बिल्डिंग बना दी थी कॉपी में, फिर वो प्रोसेस होके आ रहा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी मैंने बहुत की। जीएस में कोट से स्टार्ट किया, विमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आया था, मैंने विवेकानंद जी का कोट किया कि ए बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन वन विंग। ऐसे स्कूल पे आया था, मैंने कोठारी कमीशन का कोट, नेशन ऑफ द कुछ तो बीइंग शेप्ड इन अ क्लासरूम है, डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज बीइंग शेप्ड इन क्लासरूम, ऐसे स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है दिल खोल के इनोवेट कीजिए, जो आपको लगता है सही है, कंटेंट सबके पास वही है, आप कैसे अलग करेंगे। तो यही सब अलग चीज़ें हैं, करना चाहिए और कंटेंट फॉलो कीजिए, कुछ अपना इनोवेशन ले आइए, जो आप चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, जो आप देख रहे हैं उसको लीजिए, उसको ले आइए, उसको एग्जाम्पल लिखिए, एकदम ज़मीन से जुड़े एग्जाम्पल लिख दीजिए, जो कन्विंसिंग हो, काम करेगा एकदम। और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए तैयारी के बारे में सोचते हैं, तो कहीं मतलब हमें कोचिंग लेना चाहिए ऑफलाइन, ऑनलाइन, या फिर कहीं किसी का गाइडेंस लेना चाहिए? क्योंकि तैयारी लंबी है, तो मतलब सभी लोग सोचते हैं कि जब तक हम 2 लाख खर्च करके कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे, हो सकता है हमारा सिलेक्शन ना हो। तो इस पर आपका क्या विचार है? मैं बहुत ही वन साइडेड अप्रोच रखता हूँ इसमें। मेरे हिसाब से कि तैयारी नो डाउट बहुत टफ है, लंबी है, लेकिन 2 लाख नहीं जस्टिफाइड है। अगर आपके पास ठीक है, पैसा है, टाइम है, अफोर्ड कर सकते हैं तो बेशक जाइए, लेकिन मैं उन बच्चों की तरफ से बात कर रहा हूँ जो गरीब हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं ये क्वेश्चन अगर आप 10 साल पहले पूछते तो मैं बोलता शायद कि हाँ कर लो चलो भाई, लेकिन अभी इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल है। आपने एक चीज़ किया कि मेंटरशिप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो बहुत सही चीज़ है। मेरे केस में गौरव सर मेरे मेंटर हैं यूपीएससी हिंदी के, तो ऐसे कोई मेंटर देखिए जो आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और अच्छे-अच्छे कोर्सेज छोटे-छोटे कम पैसों में ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं यूपीएससी हिंदी के छोटे-छोटे कोर्सेज, एनसीईआरटी के हैं, ध्रुव बैच है, ज्वाइन कीजिए। मुझे नहीं लगता कि 2 लाख खर्च करने की ज़रूरत है। स्मार्ट तरीके से यूट्यूब के अच्छे वीडियोज़, अच्छे चैनल फॉलो कीजिए और हो जाना चाहिए, इससे कवर हो जाता है। अपने ऊपर काम कीजिए, मतलब ये ऑपरेशनल फ्रंट जो है कि कहाँ कोचिंग करें, पैसा लगाएँ, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दो। जो आपका क्वालिटेटिव फ्रंट है, आपको क्या करना है, कितना एफर्ट डालना है, कितने आंसर लिखने हैं, उस पे काम कीजिए ना। आप अगर
मैं कहता हूं अगर आपके अंदर विल पावर है, आप 7-8 हज़ार आंसर लिखो मेंस के, नो आपका आंसर वैसे ही अच्छा हो जाएगा, कोई कोचिंग जरूरत नहीं। अरे आप 100 क्वेश्चन खराब लिखोगे ना, 101 के बाद टॉपर्स कॉपी देखिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे केस में टॉपर्स कॉपी का बहुत योगदान रहा। मैंने रैंक 1 जो इशिता किशोर मैडम है शायद, उसके पहले एक श्रुति मैम थी शायद, इन लोग की कॉपी लिटरली मैंने प्रिंट आउट लिया था, उसको एक किताब की तरह मैं यूज़ करता था। उनके एग्जाम्पल्स अपने नोट में लिखा और मैं रियल एग्जाम में लिख के आया। तो एक ये सब तरीके हैं, नॉन ट्रेडिशनल तरीके। कोचिंग को छोड़ के ऐसे कीजिए, इफेक्टिव रहेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, टाइम भी बचेगा और सही काम भी हो जाएगा। आजकल चीज़ें चेंज हो गई हैं। जो लास्ट फेज होता है वो होता है इंटरव्यू का। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि इंटरव्यू का एक अलग से वीडियो 5-7 मिनट का बना लें, क्योंकि इंटरव्यू की गाइडेंस भी उसमें मिल जाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ जाना चाहेंगे, जैसे कि जब तैयारी के फेज में होते हैं, चाहे प्रीलिम्स और मेंस की जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो अपने अंदर हमें क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए कि साथ साथ हमारा इंटरव्यू वाला प्रोसेस कंप्लीट होता रहे। बहुत सही चीज़ है। मैं एकदम इस बात का बिलीवर हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी, इस इंटरव्यू की तैयारी फॉर एग्जांपल नहीं हो सकती कि मैं विवांशु जी आ रहे हैं और मैं तैयार होकर बैठूँ। ये एक प्रोसेस है। आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे साइलोज में रटिए मत ना हो। अगर कोई मुद्दा है तो उसको सोचिए, 2 मिनट अपने से सोचिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, सनसेट टीवी फॉलो कर लीजिए। कोई अच्छी डिबेट जो चल रही है उसको देखिए, अपना ओपिनियन बनाइए, 2-4 लोग से बातें करिए। तो उससे क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बदल जाएगा सोचने का तरीका। ये हो गया आपके कंटेंट लेवल पे। दूसरी चीज़ इंटरव्यू की जो आप बोल रहे हैं होता है जो कि नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, उस पे अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो उसके लिए लास्ट टाइम पे मॉक वगैरह देके कंट्रोल किया जा सकता है। ये दो फ्रंट पे काम करना चाहिए। और उसके बाद कहीं ना कहीं जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारा फेज ऐसा भी है, तो जैसे आपके साथ भी हुआ कि मतलब 2 बार प्रीलिम्स में आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उस समय क्या होता है, डिमोटिवेशन वाला फेज आता है। तो उस डिमोटिवेशन वाले फेज से कैसे बाहर निकलें, कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कि अभी फाइनल सिलेक्शन तक हमें पहुंचना है। एकदम बहुत बेहद मेरे दिल के बहुत करीब ये क्वेश्चन है। मैं 2 बार प्रीलिम से रुका। मेरा एक ग्रुप था, 12 लोगों का ग्रुप मैंने बनाया था, इश्क आयोग नाम से। मेरे दोस्त वो देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। उसमें सारे इक्वली टैलेंटेड लोग थे। सौम्या मैम, आदित्य, बाकी सारे लोग, सब लोग एकदम टैलेंटेड थे। लेकिन कुछ तो रीज़न रहता है जो रुक जाता है, तो उसमें डिमोटिवेशन होता है। तो मैं उसमें भी देखता था, बातें चलती थी, यार नहीं हो रहा है, लक नहीं काम कर रहा है, विच इज़ राइट, लक फैक्टर है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सही तरीके से काम कीजिए और आपका जब टाइम होगा उस बार हो जाएगा। मेरा 2 बार नहीं हुआ, गौरव सर ने बोला ऐसा कुछ करो, मेरे केस में वो काम किया। आपकी प्रॉब्लम हो सकता है दूसरी हो। तो डीमोटिवेशन में जाने के बजाय देखिए 2-3 दिन तो रहेगा, रहता है। रिजल्ट आया, आपने मेहनत किया, बॉर्डर पे नहीं हुआ तो आता है, लेकिन फिर से लगिए, देखिए क्या प्रॉब्लम है, काम कीजिए। और इस बार तो वैकेंसी वगैरह बहुत अच्छी है, सबका होना चाहिए, काम करके अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि कंस्ट्रक्टिव वे में टाइम को यूज़ कीजिए और टेस्ट बेस दीजिए। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए इतना अच्छा टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विवांशु जी के चैनल को फॉलो कीजिए, यूट्यूब को। मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ इनका। इनके टेलीग्राम को भी कीजिए, बहुत अच्छी न्यूज़ आती है, हर चीज़ अपडेट रहती है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड जो सर ने आपको वीडियो में बताया कि मतलब जो भी इनका मटेरियल होता है वो हमें प्रोवाइड कर देंगे, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही हमें इन सर की पीडीएफ प्राप्त होती है वो टेलीग्राम ग्रुप पर हम डाल देंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, यदि आप लोग का कोई सजेशन है, सुझाव होता है, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।